बात करेंगे स्टिच्यूमेट्री की। स्टिच्यूमेट्री क्या चीज़ होती है? स्टिच्यूमेट्री की डेफिनेशन, ठीक है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन reactant and product in a balanced chemical equation is called stoichiometry. फॉर एग्जाम्पल वो ये कहना चाह रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आप इसमें रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई, ये अमोनिया बना रहे हैं, इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये देखें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है ये, यहाँ पर देखो 2 तिया 6 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 नाइट्रोजन इधर है, 2 ही नाइट्रोजन उधर भी हैं। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिलेशनशिप किसके दरमियान है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, इस तरफ जो उनसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। वो कह रहा है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट का मैस हमें फाइंड है, प्रोडक्ट का हमें मैस फाइंड है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए रिएक्टेंट के मैसेस निकाल सकते हैं कि जिससे वो प्रोडक्ट बनी है। इसी तरीके से जब रिएक्टेंट का मैसेज हमें पता है, रिएक्टेंट के मैसेज हमें पता है, तो हम प्रोडक्ट के मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ये। प्रोडक्ट का मैस पता है तो रिएक्टेंट के मैसेज फाइंड कर सकते हैं, रिएक्टेंट का मैस पता है तो प्रोडक्ट के मैसेज पता कर सकते हैं। क्वांटिटी, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि प्रोडक्ट के मैस आपको पता है तो रिएक्टेंट के मैसेज आप निकाल सकते हैं। अगर रिएक्टेंट के मैसेज आपको पता है तो प्रोडक्ट के मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी कि एक चीज़ की क्वांटिटी आपको पता है, एक चीज़ की क्वांटिटी, एक चीज़ की मिकदार, एक चीज़ का मैस, प्रोडक्ट का मैस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कि वो कितनी क्वांटिटी में बनी है, ठीक है ना, वो पता है। उसको इस्तेमाल करते हुए आपने रिएक्टेंट की क्वांटिटी, रिएक्टेंट का मैस फाइंड करना है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं स्टिच्यूमेट्री। ये इसकी डेफिनेशन थी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किनके दरमियान? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिच्यूमेट्री। राइट डाउन द बेसिक अजम्पशन ऑफ स्टिच्यूमेट्री। यानी कि बेसिक अजम्पशन क्या है, ठीक है ना, यानी कि क्या मांगती है स्टिच्यूमेट्री? रिएक्टेंट शुड कम्प्लीटली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट। स्टिच्यूमेट्री की जो सी बेसिक अजम्पशन है कि स्टिच्यूमेट्री क्या मांगती है आपसे, ये उसका सवाल भी आता है बोर्ड एग्जाम पे कि राइट डाउन द बेसिक अजम्पशन ऑफ स्टिच्यूमेट्री, ठीक है ना, कि रिएक्टेंट शुड कम्प्लीटली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट। यानी कि जो उनसे रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 4 ग्राम लिया है और नाइट्रोजन 6 ग्राम लिया है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 6 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कम्प्लीटली चेंज हो जाना चाहिए ना NH3 में, ना कि 1 ग्राम H2 का रह जाए और 1 ग्राम नाइट्रोजन का रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सबसे पहले। देयर इज़ नो साइड रिएक्शन अकर, यानी कि साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे लॉ ओबे होने चाहिए। 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉज ओबे होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है कि रिएक्टेंट का मैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मैस। फॉर एग्जाम्पल कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, तो कार्बन का मैस कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का मैस इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट मैस। यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन का मैस है जी 12 ग्राम
ऑक्सीजन का मैस है 32 ग्राम, कार्बन का मैस 12 ग्राम है। ऑक्सीजन आपको पता है, एक ऑक्सीजन का मैस, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो 32 ग्राम और 12 ग्राम, ठीक है ना। हमें कैसे पता चला कि कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं? ऐसे कि कार्बन है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, कि मोल का यूनिट होता है मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है ना। मैस हमने फाइंड करना है, जबकि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता है कि हमने 1 फाइंड करने हैं। इसके नंबर ऑफ़ मोल्स 1 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, यानी कि कार्बन का 1 मोल, कार्बन के 1 मोल में कितने कार्बन है, उसके 1 मोल में कितने मैस, कितने केजीज होते हैं, कितना मैस होता है, 1 मोल का कितना मैस होता है। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। मोलर मैस उधर चला जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोलर मैस की वैल्यू होती है कार्बन के 12, तो 12, ठीक है ना, इधर डाल देंगे तो मैस इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं, कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है जी, ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं ये भी पता चला दो कि n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है ना। n क्या है हमारे पास, n मल्टीप्लाई बाय m, n क्या है, कितना है n हमारे पास कितना है, हमें n उसने दे दिया है 1 मोल, मल्टीप्लाई बाय ये ऑक्सीजन है 2 और ये 16, 32 ग्राम पर मोल, यहाँ पर आ गया 32 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर 32 kg आ गया, 32 kg कह रहा हूँ, 32 ग्राम आ गया, सॉरी 32 ग्राम आ गया। ये लो 32 ग्राम ये और 12 ग्राम ये, यानी कि ऑक्सीजन के 1 मोल में 32 ग्राम होते हैं और कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं। हमने वही बात लिखी हुई है कि कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम और 1 मोल में ऑक्सीजन के 32 ग्राम होते हैं, और हमने इन दोनों को ऐड किया, 32 + 12, 32, 42, 43, 44, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बन रहे हैं, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं इस रिएक्शन में। जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं तो कितना बन रहा है प्रोडक्ट, 44 ग्राम 1 मोल में, ठीक है ना। हम कैलकुलेशन से भी पता चला सकते हैं कि कितने बन रहे हैं, कि हमें पता है n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस कितना है 12, मोलर मैस कितना है इसका, मोलर मैस भी 12, 1 मोल, ये किसका है जी, कार्बन का। इसी तरीके से n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस ऑक्सीजन का कितना है 32 ऑक्सीजन का। इसी तरीके से मोलर मैस भी 32 है, मैस भी 32 है और मोलर मैस भी 32 है। 1 मोल कार्बन का भी यूज़ हुआ है और 1 मोल ऑक्सीजन का भी यूज़ हुआ है, दोनों का 1 मोल यूज़ हुआ है, ठीक है ना। दोनों का 1 मोल यूज़ हुआ है, दोनों का 1 मोल यूज़ हुआ है, ठीक है ना। और 1 मोल में कितने ग्राम्स यूज़ हुए हैं, 12 ग्राम और 12 ग्राम। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 मोल में 12 ग्राम ये और 32 ग्राम ये, ठीक है। 1 मोल में 12 ग्राम ये यूज़ हुए हैं, 1 मोल में 32 ग्राम ये यूज़ हुए हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ही हमारे पास 44 ग्राम आएगा ना प्रोडक्ट, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ गई, ये हो गया हमारा क्लियर। फिर आगे कि रिएक्टेंट का मैस, मैं समझाना क्या चाह रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक क्या है कि रिएक्टेंट का मैस जो सा होता है वो ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट मैस, यानी कि रिएक्टेंट को जब हम जमा करेंगे तो वो प्रोडक्ट के मैस के इक्वल होगा। ये रिएक्टेंट का मैस था, कार्बन का मैस 12 ग्राम है,
ऑक्सीजन का मैस 32 ग्राम है। दोनों को जमा किया 44 ग्राम आ रहा है। 44 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी टोटल मैस है, टोटल मैस भी है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन 12 ऐसे है, कार्बन 12 जमा 2 ऑक्सीजन का 16, जब इसको ऐड करते हैं 44 आ जाता है। 44 इसका भी है, 44 इसका भी है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस ओबे हो रहा है कि मैस ना तो मिटता नहीं है, मैस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का क्या कहता है कि मैस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जो सा रिएक्टेंट का मैस होगा वही प्रोडक्ट का मैस होगा, मैस कांट डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। इसी तरीके से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता है जी एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, कि जितना एटम के रिएक्टेंट होंगे, यानी कि जितना रिएक्टेंट में मौजूद एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट के भी एटम्स होंगे, ठीक है ना। यानी कि रिएक्टेंट के एटम्स ये देखें, ये रिएक्टेंट के एटम्स हैं जी 1 2 3, 3 है जी रिएक्टेंट के एटम्स और 3 है जी प्रोडक्ट के एटम्स, 3 और 3। रिएक्टेंट के भी एटम्स 3 है और प्रोडक्ट के भी एटम्स 3 है। रिएक्टेंट में भी 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ये कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक कि all atoms of reactant is always equal to the all atoms of the product। समझ आ गई, ये बात होगी हमारी क्लियर, ठीक है ना। और नोट ये भी लिख लो कि द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, यानी कि ये तब ये स्टिचोमेट्री तब फॉलो होगी तब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर स्टिचोमेट्री ओबे हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सको, फॉर एग्जांपल आपने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया हुआ, यहाँ पर 3 नहीं लगाया, बेशक वहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 3 नहीं लगाया, तो ये बैलेंस नहीं है। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो उनसे हैं शर्तें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी नहीं ओबे हो सकता, अब ना ही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे हो सकता है, ठीक है ना। और ना ही इस इक्वेशन के मुताबिक ना ही रिएक्टेंट्स जो उनसे हैं वो कम्प्लीटली चेंज होकर प्रोडक्ट्स में बना रहे हैं, बल्कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, 6 हाइड्रोजन बन रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं जबकि रिएक्टेंट कम है, ठीक है ना। ये कौन से होगी, 2 3 6 हाइड्रोजन ये है, जबकि रिएक्टेंट में तो 2 हाइड्रोजन मिल रहे थे नाइट्रोजन के साथ। ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम्स ज़्यादा बन रहे हैं जबकि रिएक्टेंट में है ही कम। तो अगर रिएक्टेंट में कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो फिर प्रोडक्ट में कैसे हाइड्रोजन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक ना। इस तरीके से हमारी जो सी स्टिचोमेट्री है वो डिस्टर्ब हो सकती है, स्टिचोमेट्री की जो सी कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर ही हो सकता है ये, ठीक है ना, स्टिचोमेट्री। फिर आगे रिलेशनशिप है, तीन रिलेशनशिप भी है। सबसे पहला रिलेशनशिप मैस रिलेशनशिप, रिएक्टेंट मैस अवेलेबल देन प्रोडक्ट मैस, यानी कि रिएक्टेंट मैस जो सा होता है वो प्रोडक्ट के मैस के, ठीक है ना। जब आप रिएक्टेंट का मैस आपको पता होगा, जब आपको रिएक्टेंट का मैस पता है तो प्रोडक्ट का भी मैस आप फाइंड कर सकते हैं। रिएक्टेंट मैस अगर आपको अवेलेबल है, मौजूद है, तो आप प्रोडक्ट का मैस भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब आपको प्रोडक्ट का मैस पता है तो आप रिएक्टेंट का मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट वाइस वर्सा। यानी कि जब आपको रिएक्टेंट का मैस पता है, फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पता आपको, तो आप रिएक्टेंट का मैसेज आपको पता है कि रिएक्टेंट में 2 रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। उनके मैसेज को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को जमा करके आप ये निकाल सकते हो 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम निकाल सकते हो, 44 ग्राम निकाल सकते हो, जो कि 1 मोल के बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के बराबर है 44 ग्राम। यानी कि रिएक्टेंट के मैसेज को जब आप जमा करोगे तो प्रोडक्ट का मैस आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपको प्रोडक्ट का मैस आपको पता है तो रिएक्टेंट का भी मैस आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये था मैस रिलेशनशिप। फिर आगे है जी मैस मोल रिलेशनशिप। इसके मुताबिक क्या है कि अगर आपको रिएक्टेंट का मैस पता है
तो प्रोडक्ट के मोल्स निकाल सकते हो, और अगर प्रोडक्ट के मोल्स पता है तो रिएक्टेंट के मैस मालूम कर सकते हो। यानी कि अगर आपको रिएक्टेंट के मैसेज पता है, रिएक्टेंट के मैसेज पता है, आपको रिएक्टेंट्स हैं उनके आपको मैसेज पता हैं, तो आप प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट के मोल पता है तो रिएक्टेंट के मैसेज पता फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि रिएक्टेंट के मैसेज आपको पता है तो प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के मोल्स पता है तो रिएक्टेंट के मैसेज फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट के मैस पता है तो रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड कर सकते हो। ऐसा ही है। रिएक्टेंट मैस अवेलेबल देन प्रोडक्ट मोल कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के मोल? ये देखें, रिएक्टेंट के मैसेज आपको दिए हुए हैं, रिएक्टेंट के मैसेज आपको दिए हुए हैं। देखें, रिएक्टेंट के मैसेज आपको दिए हुए हैं, वो कह रहा है जी प्रोडक्ट के मोल फाइंड करो। हम क्या करेंगे, हम 32 को जमा कर देंगे 12 पर। हमें पता है कि एक मोल ही कार्बन का यूज़ हो रहा है और एक मोल ही ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, जो रिएक्ट करने के बाद एक मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं इस इक्वेशन के मुताबिक। तो अब एक मोल और एक मोल में 12 ग्राम होते हैं कार्बन और एक मोल में 32 ग्राम होते हैं ऑक्सीजन के एटम्स। अब हम क्या करते हैं, 12 ग्राम ही यूज़ हुए हैं इस केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स ही यूज़ हुए हैं इस केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम 12 को 32 से जमा कर देते हैं। जैसे ही 12 प्लस 32 जमा होते हैं तो 44 बन जाता है, 44 ग्राम बन जाता है। अब हम इस 44 को उठाकर इधर लिखते हैं। हम लिखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर एक मोल कार्बन का और एक मोल ऑक्सीजन का आपस में रिएक्ट हुआ है, आपस में रिएक्ट करने के बाद एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है ना। तो अब हम नतीजा क्या निकलेगा कि दोनों को जमा करने के बाद ही प्रोडक्ट का मैस आएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड है 12 जमा 2 ऑक्सीजन का 16 होता है, देख लेते हैं। 16 दूना 32, 32 और 12 44, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है ना। और ये 44 ग्राम आ गया ना। अब ये मोल नहीं आए, हमें मैस मालूम हुआ है, अभी मोल नहीं आए, अभी हमें मैस फाइंड हुआ 44 ग्राम। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस भी हमने निकाले ग्राम पर मोल। अब हमें पता है कि मोल कैसे निकालते हैं कि N = मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस को ऊपर रखेंगे, जो सा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा ऊपर रख दिया, और ये जो सा है 44 ग्राम पर मोल, इसको नीचे रखेंगे। ये मोलर मैस को हमने नीचे रखा कार्बन डाइऑक्साइड के, और कार्बन डाइऑक्साइड के मैस को ऊपर रखा। तो ग्राम से कैंसिल, 44 से कैंसिल, ठीक है। और अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 44 से कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया 1। ये पर मोल है, पर मोल की पावर -1 है। जब ये ऊपर जाएगी तो +1 में हो जाएगी तब्दील, यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल हमने निकाल लिया है। फ़र्क क्या था कि हमने प्रोडक्ट के मैसेज आपको पता थे, प्रोडक्ट के मैसेज से आपने पहले रिएक्टेंट के मैसेज आपको पता थे, रिएक्टेंट के मैसेज को इस्तेमाल करते हुए पहले हमने प्रोडक्ट का मैस निकाला। प्रोडक्ट के मैस को फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है ना, मोल वाला फार्मूला लगाया, और मोल वाले फार्मूले से हमने प्रोडक्ट के मोल भी फाइंड कर लिए। यानी कि रिएक्टेंट के मैसेज से हमने प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लिए। इसी तरीके से प्रोडक्ट के मोल से प्रोडक्ट के अगर आपको मोल फाइंड है तो आप रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के अगर आपको मोल फाइंड है तो आप रिएक्टेंट के मैसेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट के मैसेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है बस थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर आगे है जी, आगे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट मैस अवेलेबल, आगे वो कहता है जी मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी कि अगर आपको रिएक्टेंट के मैस पता है, रिएक्टेंट का मैस पता है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट के वॉल्यूम पता है तो रिएक्टेंट का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। रिएक्टेंट मैस अवेलेबल देन प्रोडक्ट
वॉल्यूम कैलकुलेट, देन फिर रिएक्टेंट वॉल्यूम अवेलेबल, देन प्रोडक्ट मास कैलकुलेट, ठीक है ना। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जो सा होता है यह हमेशा उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम जब भी बात आएगी तो हमेशा गैस की बात आएगी, यानी कि ये इस रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा कि जहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ बन रही हो। फॉर एग्जांपल H2+O2, ये H2O है, ये बन रहा है H2+O2 से 2 हाइड्रोजन के हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है ना। ये देखें ये H2O बन रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। H2O बन रहा है इधर क्या बन रहा है, इधर H2O बन रहा है, इधर H2O बन रहा है, इधर H2O बन रहा है, ठीक है। ये भी मेरी बात याद रखना कि इधर H2O बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेशक गैसेज हैं लेकिन लिक्विड फॉर्म में H2O बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यहाँ पर ओबे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है वो प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो रही है, तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे, प्रोडक्ट का वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमेशा गैस का कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब रिएक्टेंट में जब फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोडक्ट का वॉल्यूम पता है, अगर आपको प्रोडक्ट का मास पता है, आपको, ये आपको पता है, मालूम है, ठीक है ना। तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप रिएक्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट के मैसेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट के वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन नतीजा क्या, शर्त क्या है कि रिएक्टेंट के जोन से मैसेज हैं, जोन से रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट ये वाले 2 रिएक्टेंट जोन से हैं, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर गैस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करे तो इनका वॉल्यूम हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। शर्त यही है कि भाई जो उनसा रिएक्शन हो ना वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस पर ही मुश्तमिल हो, यानी कि रिएक्टेंट भी सारे के सारे गैसेस हों और प्रोडक्ट भी सारे के सारे गैसेस हों, तभी ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लग सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप लग सकता है, ठीक है ना। अब आगे की बात, थोड़ी सी बात आगे कर रहा हूँ कि भाई ये देखें, आप बताओ कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जो सी है वो 12 ग्राम हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया के कितने मैस बनेंगे, बताओ ज़रा। आप कहोगे जी 28 को जमा कर देंगे 12 से, 28 को जमा कर देंगे 12 से तो 8 9 10 0 और 1 2 3 4 यानी कि 40 ग्राम आप कह दोगे जी 40 ग्राम। मैं कहूँगा जी नहीं, अगर इतना ही आसान होता स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के रिएक्टेंट के मैस को जमा करके आप प्रोडक्ट का मैस निकाल सकते, तो आपने इतनी ज़्यादा जो सी एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या सारी ज़ाया हुई है? नहीं, ये आपने गलत अंदाज़ा लगाया। ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नाइट्रोजन के 28 ग्राम है तो इसके सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, मैस ओवर मोलर मैस इसका क्या है 28 ग्राम, मोलर मैस क्या है इसका 2 को जब हम नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे 2 है 14 है, 14 दूनी 28, तो 28 ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया जी 1 मोल आ गया है, 1 मोल आ गया है ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब है इसका भी 1 मोल है और ये नाइट्रोजन